नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो जीव विज्ञान के एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की थी टॉपिक वाइज, हम पढ़ रहे थे इसमें वर्गीकी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। इसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था तथा इसके वर्गीकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बाकी रह गए थे, तो उन्हीं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि वर्गीकी का यह सेकंड वीडियो हमारा है। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बाकी रह गए थे वर्गीकी चैप्टर से रिलेटेड, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सभी आपके चारों प्रकार के मसाले हैं तथा इसमें से पुष्प कलिका का एग्जाम्पल कौन है? तो आपका जो लौंग होता है यह पुष्प कलिका का एग्जाम्पल है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लौंग। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। जो आपका लौंग होता है यह पुष्प कलिका का एक एग्जाम्पल है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है। यानी कि जो लौंग है यह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पौधे का जो फूल की कली होती है उसी से आपका लौंग प्राप्त किया जाता है तथा यह मसाले का एक प्रकार है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, फूल की एक कली से प्राप्त किया जाता है आपका लौंग। यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, केसर निम्नलिखित में से किसका सूखा मिश्रण होता है, आपको बताना है। तो जो आपका केसर होता है यह किसका सूखा मिश्रण होता है? तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फूल के बीज बनाने वाले जो भाग होते हैं उन्हीं का एक सूखा मिश्रण होता है केसर। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा, केसर भी एक प्रकार का मसाला है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, आपको बताना है। तो आलू का तना वाला भाग खाने योग्य होता है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है। आलू का जो तना वाला पार्ट होता है, तना वाला भाग होता है, वह खाने योग्य होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ये सभी आपके चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा एक ट्रू फ्रूट नहीं है, यानी कि सच्चा फल नहीं है। तो इसमें से आपका जो सच्चा फल नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? सेब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही जाएगा। जो सेब होता है यह सच्चा फल नहीं होता, इसको हम फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, जो आपका सेब होता है इसको हम फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सेब के अलावा फॉल्स फ्रूट में कौन कौन से आते हैं? सेब हो गया, काजू हो गया, नाशपाती हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो आपका सेब होता है यह सच्चा फल नहीं होता, इसको में आप कंफ्यूज मत होइएगा। पादप कली क्या होती है, आपको बताना है। तो पादप कली क्या होती है? यह एक भ्रूणी टहनी होती है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही जाएगा। पादप कली एक भ्रूणी टहनी का एग्जाम्पल है। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, एक भ्रूणी टहनी। अगला प्रश्न आप हमारा है, कार्क निम्नलिखित में से पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, आपको बताना कि जो कार्क है निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो कार्क जो होता है यह क्वैरकस, किससे? तो क्वैरकस से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही जाएगा। जो आपका कार्क होता है क्वैरकस से प्राप्त किया जाता है तथा इसका अन्य नाम क्या है? ओक। तो जो ओक होता है, ओक नाम का एक वृक्ष होता है, उसी से आपका जो है आपका कार्क प्राप्त किया जाता है तथा इस ओक का जो वास्तविक वानस्पतिक नाम है वो होता है क्वैरकस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ओक की जो छाल होती है, ओक नामक वृक्ष की जो छाल होती है, इसी से आपका कार्क प्राप्त किया जाता है तथा ओक का जो वनस्पतिक नाम है वो होता है क्वैरकस। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध होती है वह किसके कारण होती है? तो लहसुन में जो अभिलाक्षणिक गंध होती है, यानी कि लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, लहसुन में गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेलेक्टेड जीव विज्ञान के प्रश्न जिनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो सल्फर यौगिक के कारण जो होता है लहसुन में गंध होती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज इसमें से क्या निष्कासित करते हैं? यानी कि
प्याज में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है जिसके कारण जो है हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं? तो प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल को। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्याज होता है यह सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करता है जिसके कारण से हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सल्फेनिक अम्ल यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? उसका पुष्प होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसका पुष्प। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है, यानी कि मिर्च के तीखेपन का कारण क्या होता है? तो मिर्च के तीखेपन का कारण होता है उसमें उपस्थिति किसकी होती है? कैप्सेइसिन की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा था आपका कैप्सेइसिन, तो कैप यहाँ पे आता प होगा स, कैप्सेइसिन। तो कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण जो मिर्च होती है वह तीखी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करते हैं? यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो जब रेशम का कीड़ा प्यूपा होता है यानी कि कोशित होता है, उस चरण में जो आपका रेशम का कीड़ा होता है वह वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, प्यूपा यानी कि कोशित जब वह होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रेशम कीट जिन पर पनपते हैं वे क्या हैं? तो रेशम के जो कीट होते हैं ये शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, रेशम कीट जो होते हैं ये शहतूत के पत्तियों पर पनपते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, शहतूत की पत्तियों पर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं? इसमें से 4 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा उत्पाद कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो इसमें से जो आपका मोती होता है वह कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोती। इसके अलावा रेशम, लाख और शहद ये सभी कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, बल्कि इसमें से आपका जो मोती है वह कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, मोती। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है? तो इसमें से घृत कुमारी जिसका अन्य नाम है एलोवेरा, तो घृत कुमारी का एक अन्य नाम है जिसको हम कहते हैं एलोवेरा। तो एलोवेरा जो होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो एलोवेरा आपका मतलब एलोवेरा जो यह एक औषधि फसल का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, घृत कुमारी या एलोवेरा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन जो है एक आवृत्ति बीजी पादप से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, एक आवृत्ति बीजी जो पादप होता है जिसको हम कहते हैं सिनकोना। सिनकोना जो होता है यह एक आवृत्ति बीजी पादप होता है। तो सिनकोना की जो छाल होती है उसी से आपका प्राप्त किया जाता है कुनैन की जो औषधि है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आपका सिनकोना होता है, सिनकोना किसका एग्जाम्पल? तो आवृत्ति बीजी पादप का एग्जाम्पल है। तो इसी सिनकोना की छाल से ही आपकी जो कुनैन है वह प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो सिनकोना है यह आवृत्ति बीजी पादप है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? यानी कि इसमें से किस प्रकार के जीव का इस्तेमाल डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो डाइटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइटम जो होता है यह एक कोशी होता है, जीव समूह है जिसका प्रयोग जो है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डाइटम, यानी कि ऑप्शन डाइटम इस प्रकार से लिखा जाएगा, डायटम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसका जो इस्तेमाल है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया उस कृत्रिम औषधि का नाम बताना है। तो सिनकोना की छाल को किसने प्रतिस्थापित कर दिया है? तो सिनकोना की छाल की जगह अब मलेरिया के उपचार के लिए मुख्य रूप से क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है जिसका अब इस्तेमाल हम मलेरिया के उपचार के लिए करते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे
क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले सिनकोना की जो छाल थी उससे जो है मलेरिया का उपचार किया जाता था, परंतु वर्तमान में एक कृत्रिम औषधि ने इसका जो है जगह ले लिया, उसका नाम है क्लोरोक्विन। तो ऑप्शन बी आपका 110% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसकी मदद से देखा जा सकता है? तो कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड खुर्दबीन की सहायता से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कंपाउंड खुर्दबीन। मरुस्थल में जो फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, इनमें निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो मरुस्थल में जो आपके फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, इनमें क्या खासियत होती है? तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी मूसला होती है, यानी कि लंबी मूसला जड़ पाई जाती हैं फ्रिएटोफाइट्स में, जो कि मरुस्थल में बहुतायत में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इससे ध्यान दीजिएगा, ये मरुस्थली पौधे होते हैं तथा इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही लंबे होती हैं और मूसला जड़ें होती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा जमीन के बहुत अंदर तक ये गई होती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, फ्रिएटोफाइट्स की यह खासियत होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? यानी कि शुष्क जलवायु यानी कि जहाँ की जलवायु शुष्क होती है वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधे पनपते हैं? तो शुष्क जलवायु में जो अनुकूलित पेड़ पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं मरूदभिद, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शुष्क जलवायु में उगने वाले पेड़ पौधों को हम कहते हैं मरूदभिद, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। पेड़ जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पेड़ जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं हैलोफाइट्स, यानी कि जो ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम हैलोफाइट्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैलोफाइट। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाइड्रोफाइट हम किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो होता है एक प्रकार का जलीय पौधा होता है, यानी कि जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? एक जलीय पौधे को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आएगा? तो वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं वे प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित पादप जो होते हैं आपके प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आपका यहाँ पे हरित पादप सही हो जाएगा। यहाँ पे हरित जंतु नहीं, यहाँ पे हरित पादप होना चाहिए। तो हरित पादप जो होते हैं ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आपके आते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? ये सभी जो पौधे होते हैं हरित पादप, ये सभी अपना जो भोजन होता है वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से निर्माण करते हैं तथा ये प्राथमिक पोषक यानी कि उत्पादक भी कहलाते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? यानी कि सेब के फल में जो लाली आती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो सेब के फल में लाली का जो मेन कारण है किसकी उपस्थिति होती है? तो यह एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो होता है सेब का जो फल होता है उसमें लाली आती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो है सेब में जो है लाली आती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण जो टमाटर होता है उसका लाल रंग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण जो टमाटर होता है उसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खमीर निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? तो खमीर एक कवक का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही। जो खमीर होता है यह कवक का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? ये फफूंद यानी कि फंगी होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। ईस्ट और मशरूम जो होती है फफूंद का एग्जाम्पल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, फफूंद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कपास का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है? तो कपास का मुख्य घटक होता है सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है। सेलुलोज जो होता है वह कपास का मुख्य घटक होता है। लाइकेन मिश्रित जीव होते हैं जो बने होते हैं, यानी कि जो लाइकेन होते हैं निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो लाइकेन जो होते हैं ये
कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, कवक और शैवाल, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। जो लाइकेन होते हैं ये कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेरोइन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो हेरोइन को हम किससे प्राप्त करते हैं? तो हेरोइन जो होती है प्राप्त होती है आपकी अफीम पोस्ता से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अफीम पोस्ता से आपकी हेरोइन प्राप्त की जाती है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मार्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो मार्फिन जो है आपका किससे प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। फलों से जो है मार्फिन प्राप्त होता है, यानी कि पोस्ता नामक एक फल होता है, उसी से जो है आपका मार्फिन प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जो अफीम है यह मार्फिन का ही एक अवयव होता है, तथा आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा अफीम जो होता है पोस्ते का जो अधपका फल होता है उसी से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वर्गीकी का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था उसको हमने समाप्त कर लिया है। कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोशिका का, तो कोशिका से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है कोशिका का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।